गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गेट लगाओ, पीछे के तीनों आगे आ जाओ। और प्रियांश खड़ा हो के आ गया। प्रियांश खड़ा हो के आ गया। प्रियांश इधर आ, यहाँ पे आके बैठ। आप तीनों यहाँ पे आओ। ओके चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 8.1। कल फाइनली हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया चैप्टर का। ठीक है, तो कुल मिला के इस समय हम चारों तरह के क्वाड्रिलेटरल, मेनली जो चार होते हैं लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, और उसके अलावा ट्रेपेजियम के भी क्वेश्चन है, काइट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ट्रेपेजियम को के भी मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उसके। ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस का इन चारों से कोई लेना देना नहीं होगा, और इन चारों का फिर आपस में कुछ लेना देना होगा, इनका फिर किसी और से लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 8.1 में। अब बात करते हैं सर एक्सरसाइज 8.1 में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी हमने कल लास्ट टेबल बनाई थी, उस टेबल में हमने जो भी सीखा था बस उस टेबल के क्वेश्चन है, पर उनको हमको प्रूव करना है। कल तो हमने या दो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में तो हमने सीखा कि ऐसा होता है, ये चीज होती है, ऐसा होता है, डायगोनल इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है, डायगोनल परपेंडिकुलर हो तो रोम्बस बन जाता है। अब इसको साबित करना पड़ेगा कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल कर दें तो रेक्टेंगल बनता है नहीं बनता है। पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं ना हमेशा, लेकिन कल करके बताया था ना, कोने को अगर मैं ऐसे कर दूं और डायगोनल्स इक्वल कर दूं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये तो हमने जनरल एक्टिविटी के हिसाब से देखा या चीज फैक्ट को याद कर लिया कि हाँ डायगोनल्स अगर इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये बात को साबित करो, इसी बात को चलो साबित कर दो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे? प्रूव दैट a parallelogram with equal diagonals is a rectangle। समझ आया? क्लियर है? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो पिछले चैप्टर की तरफ जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि आप समझ रहे हो कि डायगोनल्स बनाएंगे तो ट्राइंगल्स बनेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स। उससे पिछले चैप्टर में चले जाओ, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट एंगल्स, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम जो बातें हमने पिछले दो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में सीखी हैं अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन में हम उसको प्रूव करते जाएंगे। अब सारी बातें तो एक्सरसाइज में कवर नहीं हो रही हैं। जैसे मान लो इतनी बड़ी टेबल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको सारे क्वेश्चन प्रूव करने आने चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो उससे हमको हिंट मिल जाएगा कि जो बच गए वो भी आ जाए तो कैसे करेंगे, और जिनको पॉसिबल होगा हम साथ के साथ ही डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आ जाए, तो इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो प्रूफ का नहीं है, वो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी का है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी नहीं कटा, हमको सब करना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, क्या कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। सबसे जब हमने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन किया था तो इंट्रोडक्शन में बात लिखी थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चालू किए थे। तो ऐसे मानो बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ से चालू है, सेकंड क्वेश्चन से चालू है। पहला क्वेश्चन जो है क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, उसमें उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो चारों एंगल का अगर रेशियो ये गिवन है तो चारों एंगल निकालो कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये चौथा कितना होगा। शुरू करें, चलो स्टार्ट। रेडी? Here it is given that क्या बेटा थ्योरम की जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। ओके, Here it is given that, सारी करवा दूंगा डोंट वरी, बट जैसे जैसे नीड होगी, जिस जिस सीक्वेंस में हमको उन चीजों को पढ़ना है उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। Here it is given that ratio of four angles, चारों एंगल्स को नाम हम रख देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, और क्वाड्रिलेटरल का नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, क्या है रेशियो गिवन बोलना, 3, 5, 9, 13, 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13, ये रेशियो गिवन। लिख लिया, गिवन है तो रेशियो के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 6 में भी किए और पहले तो बहुत सारे किए। तो रेशियो के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेसिकली,
सम ऑफ रेशियोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सम। फिर जो भी निकालना है नीचे डिनोमिनेटर में तो फिक्स है सम ऑफ रेशियोज आएगा, न्यूमरेटर में जो भी निकालना है वो पार्ट न्यूमरेटर में आता रहेगा और एंगल सम यानी 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। वेरी इजी। ओके, सो सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू सम ऑफ रेशियोज इक्वल टू, कर दो, जोड़ दो, 3 + 5 + 9 + 13, 3 और 5 8, 9 और 8 17 और 13 30, 30 हो गया सम। हो गया सम। चलो अब एंगल सम लिख देते हैं। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट also we know that angle sum of a quadrilateral, एंगल के आगे भी इंटरनल लगा दो, इंटरनल एंगल सम। वैसे तो अंडरस्टूड है बट फिर भी हम मोर स्पेसिफाई कर देते हैं कि अंदर के एंगल का सम चाहते हैं इंटरनल एंगल। एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? इंटरनल एंगल सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। चलो तो अब चारों एंगल्स निकालते हैं, जैसा कि क्वेश्चन था चारों एंगल्स अलग अलग निकालो, एंगल ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है और डी कितना है। तो नाउ एंगल ए इक्वल टू, देखो एक में निकाल के बता रहा हूं, क्या करूंगा मैं, एंगल ए का रेशियो बताओ क्या है 3, एंगल बी का रेशियो क्या है 5, एंगल सी का रेशियो क्या है 9 और एंगल डी का रेशियो क्या है 13। सबका रेशियो है ना हमारे पास, तो जो रेशियो है वो तो रहेगा न्यूमरेटर में। तो एंगल ए का रेशियो कितना है 3, तो 3 तो रहेगा न्यूमरेटर में। सम ऑफ रेशियो आएगा नीचे, सम ऑफ रेशियो क्या है 30, ये आएगा डिनोमिनेटर में। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? एंगल सम से। किससे? 360 डिग्री से। समझ आया क्या? ओके, अब इसको कर दो, 30 को काट दो, 30 कितनी बार कटेगा? 12 बार कट जाएगा, कट जाएगा ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 से तो 0 गया और 36 को 3 से काटा तो 12 से कट गया ना। 12 3 जा 36 होता है, करो मल्टीप्लाई, 12 × 3 अगेन कितना आ गया 36 डिग्री। पहले एंगल का आंसर आ गया। चलो एंगल बी निकालते हैं। बोलो अवनीश, एंगल बी कैसे निकलेगा? एंगल बी का रेशियो क्या है 5, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 5। आगे बोलो। डिनोमिनेटर में तो हमेशा सम ऑफ रेशियो आएगा भाई, न्यूमरेटर में तो बदलते जाएंगे 3 5 9 13, लेकिन डिनोमिनेटर फिक्स है 30 30 30 30, और गुणा में भी फिक्स है, गुणा 360 गुणा 360 गुणा 360 और गुणा 360। तो 5/30 हो जाएगा इंटू 360। हाँ, ये इसको प्लस करना ही बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं इसको तुम? इसको क्या क्रॉस पढ़ता है क्या तुम? प्लस ही पढ़ता है ना? हाँ, तेरे को बहुत ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा नहीं लगना चाहिए तेरे को। 12 12 5 या कितना होता है 60 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी निकालो सारे बच्चे। एंगल सी और एंगल डी सारे बच्चे निकालो सबने। और फिर पीछे से आंसर में मैच कर, आंसर की में से आंसर में मैच कर। क्या हुआ? पुरानी बुक किसी के पास नहीं है क्या? जिसके पास है वो चेक कर लो। निकालिए चारों एंगल्स, एंगल सी एंगल डी। तो सी और डी का रेशियो क्या है 9 और 13, तो 9/30 इंटू 360, और फिर लास्ट क्या था 13, 13/30 इंटू 360। तो 30 से ये कट जाएगा सेम, 30 से एक बार और 30 से 12 बार, अगेन 30 से एक बार और 30 से 12 बार, तो 12 9 जा 108,
108 डिग्री और 12 को 13 से भी मल्टीप्लाई कर कितना 156 डिग्री। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, एंड द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड द 4 एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD are चारों लिखो। 36 डिग्री पहला निकला, कॉमा दूसरा क्या निकला 60 डिग्री, तीसरा क्या निकला 108 डिग्री एंड चौथा क्या निकला 156 डिग्री। अच्छा जी, इन चारों को जोड़ने पे 360 मिलना चाहिए ना। करो क्रॉस वेरीफाई, इनका सम 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनका सम अगर 360 आ रहा है तब तो ये सही है, और नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी है। आ रहा है 360 आ रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग, कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। कईयों ने कोशिश भी करी होगी, क्या कईयों ने सोचा भी होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ये ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है ना। अब सुनो, अगर हम इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से काट रहे हैं तो काट तो सकते हैं, लेकिन फिर इधर अलग काटना पड़ेगा 5 6 जा 30, इधर अलग काटना पड़ेगा 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, और इधर तो कटेगा ही नहीं। तो यूं काटने में चारों बार अलग अलग कैंसिलेशन हो रहा है, और यूं काटने में हर बार सेम कैंसिलेशन हो रहा है, 30 से 12, 30 से 12, 30 से 12, 30 से 12। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन करो तो सम ऑफ रेशियोस और टोटल एंगल सम हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा ही कटेगा। बहुत रेयर चांसेस है कि दोनों कट ही नहीं रहे। तो पहले में काट लो, जितनी बार भी कट रहा है फिर बार बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, केवल मल्टीप्लाई का काम बचेगा। इवन 10 सेकंड भी हमारे इस प्रोसेस में बचते हैं तो वो हमको काम आएंगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने। ये 10 20 सेकंड ही जो हम बचाते हैं, यही हेल्पफुल, यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि हमको सब कुछ आते हुए भी हमारे 90 अबव क्यों नहीं आते। पूरा मैथ्स का कोर्स करने के बाद भी मैथ्स में 90 अबव क्यों नहीं आते, क्योंकि ये 10 20 सेकंड बचाना हम नहीं सीखते। ठीक है भाई, 5 से 30 काट, 3 से 30 काटूं, 5 से 30 काटूं, 9 से 30 काटूं और 13 से 30 काटने की कोशिश करूं तो 10 सेकंड भी लगाओगे तो 40 सेकंड वेस्ट हो गए। और आप 30 से 360 काटो और सब में वही कटेगा, तो सेम सेम काट के जस्ट मल्टीप्लाई करें तो 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट जिसका भी बचा तो वो हमको हमारा ही बचा, किसी और का तो नहीं बचा। समझ गए। चलें आगे क्वेश्चन 2 पे चलें। ओके, ये इकलौता क्वेश्चन है इसमें जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। अब तो प्रूफ ही प्रूफ है। ठीक है, अब तो प्रूफ ही प्रूफ है। आ जाओ, कर दूं बंद। हाँ हाँ, एक्स मान के या के मान के। दूसरा अप्रोच सुन लो जो अभी डिस्कस कर लिया, हो सकता है कि स्कूल में वो अप्रोच यूज की गई हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या करेंगे हम, रेशियो क्या गिवन है, टेल मी, बोलो। 3:5:9:13, और ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की रेशियोस है, एंगल सी एंड एंगल डी। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर रेशियो ये गिवन है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये 3 डिग्री है, ये एंगल बी 5 डिग्री है, एंगल सी 9 डिग्री और एंगल डी 13, ये तो मतलब नहीं है इसका। ये तो काटने के बाद वैल्यू मिली है 3 5 9 13, उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं। जैसा भी देखो इधर स्क्रीन पे देखो, उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये रही 36 60 108 156। इनको किसी कॉमन नंबर से काटो वही रेशियो मिलेगा, और कॉमन नंबर बताया क्या है 12। इसको 12 से काटो 3, इसको 12 से काटो 5, इसको 12 से काटो 9, इसको 12 से काटो 13, तो मिल गया रेशियो, मिल गया ना। तो रेशियो क्या होता है, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उनको उनके एचसीएफ से डिवाइड करके जो फाइनल वैल्यू मिलती है वही रेशियो होता है। तो इस वाली स्क्रीन में हमको वो डिवीजन करके मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, ये डिवीजन करके मिला है ना, तो एक्चुअल वैल्यू कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आई होगी और सेम नंबर मल्टीप्लाई करके आई होगी। जैसे भी 12 12 12 12 से काटा, जब मैंने एक्चुअल वैल्यू से रेशियो बनाया तो 12 12 12 12 से काटा, तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू बनाऊंगा तो 12 12 12 12 से गुणा करूंगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो 12 है कि 13 है कि 14 है, वो तो मेरे पास आंसर था तो मुझे पता चल गया। लेकिन जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा पता है कि इसको किससे मैं कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअल वैल्यूज आए, तो वो मुझे नहीं पता, तो उसको मैं मान सकता हूं एक्स या फिर के। या तो एक्स के मानना ज्यादा सही रहता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो 12 रहेगी तो चारों में 12 रहेगी, वो 13 रहेगी तो चारों में 13 रहेगी। तो के मान के मैंने शुरू किया, तो ये तो था रेशियो। एक्चुअल वैल्यूज में मान सकता हूं 3 के से मल्टीप्लाई कर दो सबको। आगे बोलो दूसरा,
5K, तीसरा 9K, चौथा 13K। अब देखो एंगल ए को आप 3 डिग्री तो नहीं मान सकते, लेकिन एंगल ए को आप 3K डिग्री जरूर मान सकते हो। ये एक्चुअल वैल्यू बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है? किसी एक कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू। ये एंगल बी कितनी बन गई? 5K डिग्री। एंगल सी कितनी बन गई? 9K डिग्री। एंड एंगल डी कितनी बन गई? 13K डिग्री। ये एक्चुअल वैल्यूज हो गई। अब एक्चुअल वैल्यूज का सम 360 आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो एंगल सम लगा दूंगा मैं, 3K प्लस 5K प्लस 9K प्लस 13K इक्वल टू 360। सबको जोड़ दूंगा तो 30K, सबको जोड़ दूंगा तो 30K की वैल्यू 360। तो वहां से वो K सॉल्व हो जाएगा। जो मैं सोच रहा था ना किससे मल्टीप्लाई करूं, वो K की वैल्यू आ गई 12 आ गई। अब आपको पहला एंगल चाहिए था, क्या था पहला एंगल? 3K। तो K की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तो है 3 × 12। आपको दूसरा एंगल चाहिए था, क्या था? 5K। K की वैल्यू कल तक तो नहीं थी, आज तो है 5 × 12। फिर तीसरा एंगल 9K यानी कि 9 × 12। और चौथा एंगल 13K, तो 13 × 12। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये भी कहीं गलत नहीं। रेशियो से एक्चुअल वैल्यू बना दो। कैसे? K से मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर उस K की वैल्यू निकाल दो। समझ गए क्या? एनी डाउट? तो जो कौन सा मेथड सही लगा, ये या पिछला वाला? पिछला वाला बेसिक मेथड है जो अपन बचपन से फॉलो कर रहे हैं, सम ऑफ रेशियोज करने का। ये थोड़ा सा मोर एडवांस मेथड है। पिछले वाला मेथड को यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी। चलो कर दूं डिलीट अभी तो। इसको तो कुछ नाम नहीं है इसका, ये मोर एडवांस मेथड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो ना हो, तेरे को मेथड का नाम जरूर पता होना चाहिए ना। उत्सुकता तो इतनी है सर इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब पहले क्वेश्चन में ही उस चीज पे ध्यान दो जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इस एक्सरसाइज में। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी, वो मैं एग्जांपल दे रहा था वही आ गया, मैंने देखा नहीं था यहाँ पे कि यही क्वेश्चन है लेकिन वही आ गया। देखो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो कि अनइक्वल होते हैं उनको इक्वल कर दें तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। वही क्वेश्चन आ गया। अब ये तो मुझे पता था सर, ये प्रूव करवा रहा है। ये ऐसे नहीं पूछ रहा कि वो रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा, यस या नो नहीं पूछ रहा है। वो तो मुझे पता है, इसको भी पता है। ये कह रहा है साबित करके देखो। और साबित करने की जहां बात आती है तो हमको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होता है, लिखित में, यूजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स। और मैथमेटिकल फैक्ट्स होंगे यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स, या कुछ भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स, कुछ और थ्योरम्स भी आपके पास, तो उसको भी लगा के आप उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला डाउट होता है बच्चे के माइंड में, आप इसी क्वेश्चन में क्लियर कर लो। सर मैं फिगर पैरेललोग्राम बनाऊं या रेक्टेंगल बनाऊं? सबसे बड़ा डाउट यही होता है, मैं फिगर जो बनाऊंगा अभी वो ये बनाऊं या वो बनाऊं? तो सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। आपको फिगर वो बनाना है जो वो अल्टीमेटली बन जाएगा। अल्टीमेटली वो पैरेललोग्राम से क्या बनने वाला है? आपको प्रूव क्या करना है कि वो रेक्टेंगल है। आपको वो पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है। वो रेक्टेंगल है, इसको प्रूव करना है। यानी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, उस चीज को प्रूव करना है। तो जो चीज आपको प्रूव करनी है आप फिगर तो वही बनाएंगे, पर आप पूरे क्वेश्चन में उसको एक बार भी नहीं मानेंगे कि तू रेक्टेंगल है। उसको मानना पैरेललोग्राम ही है, लेकिन फिगर हमको रेक्टेंगल का बनाना है। समझ आया क्या? मतलब उसमें आप रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, रेक्टेंगल तो आपको प्रूव करना है। तो कॉन्सेप्ट आप पैरेललोग्राम के ही लगाएंगे, बट आप फिगर कौन सा बनाएंगे? रेक्टेंगल का बनाएंगे। क्योंकि रेक्टेंगल का फिगर बना दिया तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हाँ बोलो। जी बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन में फिगर बनेगा। कॉन्ग्रुएंस रूल कैसे बना लगा देगा तू बिना ट्रायंगल दिखे? अंदाजे से कॉन्ग्रुएंस रूल्स कभी नहीं लगते। चलो तो बना दो फिगर। सबसे पहले तो हम क्या कहें, मैंने क्या कहा, क्या बनाऊंगा मैं? रेक्टेंगल। क्या बनाऊंगा? रेक्टेंगल। और नाम रख देते हैं उसका ABCD। जो भी पूछ रहा है ना कि फिगर बनाना जरूरी है, वो शायद आज पेंसिल नहीं लाया। लाया? किसको देगा चाटा? किसको देगा चाटा? तो तू चाटा दे देगा? तेरी चाटे की दुकान है, इस चाटे देते फिरता है तो सबको। तेरा भाई बदमाश है। तेरे तेरे भाई को मैंने खूब मुर्गा बनाया है,
उसकी बदमाशियत मेरे से पूछना कभी तू। हाँ, नहीं उससे पूछना कि बदमाशी क्या होती है, उसको मेरा नाम लेना, उसकी सारी बदमाशी फुस हो जाएगी। जो तेरा भाई बदमाश बन के घूमता है ना, उसको ऐसे मुर्गा बना के। तो तू क्यों बोल रहा है उसको? अब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस क्लास में और आने वाली 10 क्लासेस में। ठीक है, जो बात करनी है मुझसे करो। चलो, तो बात जब डायगोनल्स की हो रही है तो डायगोनल्स तो बनाने पड़ेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में डायगोनल्स नहीं बनाने से भी काम चल जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से एक आध हैं, सब में डायगोनल्स बनाना ही पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। तो बना दो डायगोनल्स। इस पैरेललोग्राम, देखो मैं इसको पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ भाई, मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल रहा हूँ, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं हम एबीसीडी, रखे हैं PQRS, एबीसीडी, ए बी सी डी। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे, उस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। चलो, गिवन पॉइंट है, गिवन है कि क्या है, गिवन बताओ, एबीसीडी क्या है यहाँ पे, पैरेललोग्राम। ये बात तो गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी रेक्टेंगल। तो पहला पॉइंट ये गिवन है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। एक और पॉइंट गिवन है इसमें, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, यहां से लेके यहां तक तो गिवन पॉइंट है, उसके डायगोनल इक्वल हैं। ठीक है, तो दूसरा गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। दो डायगोनल है यहाँ पे, पहला डायगोनल क्या है, AC, तो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल AD, डायगोनल BD। तो दो गिवन पॉइंट कवर हो गए। पहला गिवन पॉइंट क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, डायगोनल इक्वल कर दिए, तो इक्वल हमने किए तो गिवन माना जाएगा। अब प्रूव क्या करना है आपको कि एबीसीडी एक तरीके का रेक्टेंगल है। टू प्रूव एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। पूरी रात बैठाऊं? फीस तो तुम दिन में पढ़ाने की भी नहीं देते, रात में पढ़ाओ तुम, कर्जा मांगते हो मुझसे। प्रूफ पे आ जाइए। की वसी आई थी, जो पेपर आ रहे हैं ना उसी पेपर की पतंग उड़ाएगा वो। चलो आवाज नहीं, हाँ कौन कौन है पतंग उड़ाने वाला, हाथ खड़े करो। हाँ खड़े हो, एक बार सारे खड़े हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हाँ अभी बता कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि रेक्टेंगल है। अभी अभी मैंने बोला कि इसको मुझे पैरेललोग्राम ही मानना है, फिगर रेक्टेंगल का है, पैरेलल क्या प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को तो प्रूव करना है। क्या कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोल के बता। PCD, अच्छा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है आगे बोल। ABD मतलब इधर वाला ये ट्रायंगल और एक ये वाला है ना, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में चल कॉन्ग्रुएंट करके तो क्या करेगा, CPCD से क्या निकालेगा फिर, तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है क्या ये। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर तूने किया है तो कुछ रिजल्ट निकालने के लिए किया है,
केवल सिंपली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना क्वेश्चन थोड़ी ना हमारा कि कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। इस चैप्टर में डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगाने के क्वेश्चन थोड़ा आएंगे कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है प्रूव करो। आप अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो कुछ सीपीसीटी निकालने के लिए कर रहे हो, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए कर रहे हो ताकि आपका रिजल्ट मिल सके उससे। ठीक है, अब बैठिए यहाँ पे और ध्यान से सुनिए। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। देखिए, उसने हमको कहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल कर दो, रेक्टेंगल बनाओ, साबित करो कि रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका प्रूफ अपन डायगोनल की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनल की प्रॉपर्टी तो वो प्रूव कर रहा है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सर पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है। ये तो होगी डायगोनल प्रॉपर्टी, ये तो होगी डायगोनल बेस्ड प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल कर दो रेक्टेंगल बन जाएगा। बट उसने प्रूव ही इस बेसिस पे करवाया है कि डायगोनल इक्वल हो जाता है। तो डायगोनल की प्रॉपर्टी को तो भूल जाओ, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, होती है पर हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम और कौन से इस्तेमाल करें? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टीज भी तो है, एंगल और साइड की। तो एंगल और साइड की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब एंगल और साइड की अगर मैं बात करूं तो आप ये सोचो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल तक आने का जो सफर है वो एंगल्स और साइड्स में क्या परिवर्तन करके किया जाता है। भाई मैं पैरेललोग्राम पे हूं और मुझे पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाना है, तो पैरेललोग्राम की एंगल और साइड की प्रॉपर्टीज में क्या मॉडिफिकेशन होता है? डायगोनल की नहीं, एंगल और साइड की। तो कल हमने उस टेबल के जरिए सीखा था कि पैरेललोग्राम से क्या कर दूं कि रेक्टेंगल आ जाए। बोलो आ जाए। पैरेललोग्राम के साथ क्या किया जाए कि रेक्टेंगल आ जाए, बन जाएगा। उसके अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के वैसे इक्वल है, क्या करोगे आप? पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना रहे हो, आप कह रहे हो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल कर दो, वैसे ही होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते क्या? क्या करूं कि वो रेक्टेंगल बन जाए? ऑल एंगल्स इक्वल कर दो। क्या कर दो? ऑल एंगल इक्वल कर दो। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, आप उसके सारे एंगल्स इक्वल कर दो तो वो रेक्टेंगल बनेगा। समझ गए? यानी प्रूफ सेक्शन में मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस फिगर के सारे एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि अगर मैं इसके सारे एंगल्स इक्वल कर दूं तो वो रेक्टेंगल है। मैंने डायगोनल की मदद से रेक्टेंगल प्रूव नहीं किया, मैं उसके एंगल पे चला गया। अच्छा उल्टा होता, अगर वो एंगल की मदद से प्रूव करवाना चाहता तो मैं डायगोनल की मदद से कर देता। समझ गए क्या? यही करना है। बैठिए, वेरी गुड। आई ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम तनिष। इसके अंदर आर्या ने कहा कि सर सारे एंगल इक्वल कर दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब आप ऐसे कैसे साबित कर सकते हैं कि सारे एंगल इक्वल है? या तो आप ऐसे साबित कर दो सारे एंगल इक्वल है, या इनडायरेक्टली आप ऐसे साबित कर दो सारे एंगल 90 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री यानी सारे एंगल इक्वल। तो इन शॉर्ट आप इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो एक लाइन मतलब इसमें ना अगर ए बी लाइन को आगे थोड़ा लाइन कट कर देंगे तो सीधा होगा तो 90 डिग्री। कौन सीधा? ये सीधा है ही नहीं, ये तो हमने बनाया था पैरेललोग्राम। ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है ही नहीं, तो ये लाइन सीधी है ही नहीं। भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन नहीं है बोलना के, हमको साबित करना है कि 90 डिग्री है। और आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए? आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। और डायगोनल्स इक्वल है, एसी और बीडी, ये डायगोनल इक्वल है, इसका इस्तेमाल तो करिए जरा, लगाइए कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स। ऐसे ट्रायंगल सोचिए जिसमें ये दोनों बाइसेप आते हैं, एसी और बीडी। दो ट्रायंगल्स ऐसे दिख रहे होंगे इसमें जिसमें एसी और बीडी आते हैं। हाँ एबीसी और एडी। एबीसी में एसी आता है और बीएडी में बीडी आता है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगे? एबी एबी दोनों में कॉमन, एसी बीडी इक्वल खुद के रहेंगे। आगे आगे सर आप बताओ, आगे सोचो क्या बीसी और बीसी, बीसी बीसी क्या इक्वल है? चलो मैं अरे गधे, उसी को तो प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री का बन रहा है। इतनी बार कहें कि वो 90 डिग्री का नहीं है, मुझे साबित करना है कि है, तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता कि 90। देखो इसमें से मैं ये जो दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल बनाइए, इमेजिन करो एक ट्रायंगल बनाइए और एक ट्रायंगल बना ये, ओके।
इस ट्राइंगल का नाम बताओ, DAB। क्या है इसका नाम? मैंने कई बार कहा इसको अलग अलग रफली कर लिया करो। CBA, इसका नाम क्या है? CBA। पहला काम है मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। पहला काम है मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो सवाल ये कि करें कैसे? तो देखो ये AB और ये AB तो दोनों में कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल होगी नहीं होगी? दोनों एक ही तो साइड है, कॉमन साइड। ये BD और ये AC इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है भाई। उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, तो डायगोनल्स इक्वल है तो इन दोनों की ट्राइंगल्स की वो साइड भी इक्वल हो गई। तो ये भाई साहब इसके इक्वल, दो साइड इक्वल हो गई। और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल नहीं होंगी क्या? AD बराबर BC तो वैसे ही है ना भाई। इसको भी तो इस्तेमाल करो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। आपने कॉमन साइड यूज कर ली, आपने डायगोनल बराबर डायगोनल यूज कर दिया, ABCD एक पैरेललोग्राम है उसको भी यूज कर लो। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होगी, इतना तो होगा। तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसे तीनों साइड इक्वल हो गई। अब सवाल आता है कि सर चलो यहां तक आ गए हम, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, अब आगे क्या करें? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, CPCT से क्या निकालूं ताकि सारे एंगल? यार CPCT से कोई एंगल 90 डिग्री निकलता है क्या? CPCT से क्या मिलता है अपने को? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा। लेकिन ये 90 है ऐसा कहां से प्रूव हो जाएगा? और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव होगा। CPCT से दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मिलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा क्या? मुझे बताओ। ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल इक्वल है, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेललोग्राम है ना ये, है कि नहीं है? तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड पैरेलल भी तो होती हैं, होती है, होती है। तो AB ट्रांसवर्सल भी बनेगा। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल्स हैं जिनका सम, और दोनों बराबर भी हैं। तो कितने कितने के हो गए? 90। समझ आया क्या? क्लियर है? पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया। पहले तो हमने क्या किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से एंगल A को एंगल B के इक्वल किया, कर दिया एंगल A को एंगल B के इक्वल। अब हमने ये देखा यार ये D है, इसको मैं थोड़ा लंबा खींच दूं इमेजिन करने के हिसाब से, और ये BC दोनों पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। तो फिर ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है या नहीं है? अब अगर मैं इसको अलग बना के देखूं, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा क्या? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, तो इन दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है। तो कितने कितने मिलेंगे? दोनों 90 90। सर लेकिन दो ही एंगल 90 90 प्रूव हुए, आपने कहा था चारों करोगे, आपने कहा था चारों करोगे। तो कुल मिला के ये 90 प्रूव हो गया, ये 90 प्रूव हो गया। फिर से आप भूल गए कि वो एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। ये 90 तो वो 90, ये 90 तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं ना। तो ये दो 90, तो इनके आमने सामने के भी 90 प्रूव हो गया, चारों 90। डायगोनल से यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि डायगोनल वाली बात तो उसने क्या कहा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से इक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगल है। तो अब ये बात तो वो कह रहा है कि ऐसा डायगोनल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। तो हम डायरेक्ट कैसे बात कहते हैं कि हाँ कि डायगोनल इक्वल होते ही रेक्टेंगल बनता है? उसी बात को तो प्रूव करवाना है। अगर डायगोनल की बात कहे तो हमको एंगल और साइड की बात उठानी है, और अगर एंगल और साइड की बात कहे तो हमको फिर डायगोनल की बात उठानी। ठीक है? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? तो सबसे पहला टास्क तो हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सबसे पहले वो करें। चलो जी शुरू हो जाओ, जा। हेयर इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल क्या दिए थे हमने? DAB, DAB उसी फ्लो में बोल, DAB तो फिर CBA एंड ट्राइंगल CBA। हेयर इन ट्राइंगल DAB एंड CBA। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन साइड पहले ले लेता हूं मैं, AB बराबर BA, कॉमन साइड AB बराबर BA। दूसरा बोलो BD बराबर AC, ये लिख दो ना, इक्वल गिवन है दोनों। AC बराबर BD इक्वल गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ये जो इजी हो पहले उठा लिया करो, BD, जहां से BD मिला
और सेम फ्लो में देखो बी डी, सेम फ्लो में वहां से क्या मिला ए सी, तो बी डी बराबर ए सी, ये है गिवन, ये है गिवन। ओके, और तीसरी साइड मैंने क्या बताई, कौन कौन सी जो तीसरी बच गई, एडी और बीसी बच गई, ये दोनों इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, फैक्ट है ये तो एंड करके लिखो एडी बराबर बीसी, रीजन में डालो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है चलो, so by using SSS congruence rule, SSS, तो आप सोचो कॉन्ग्रुएंस रूल और ट्रायंगल्स वाला चैप्टर खुद के लिए तो जरूरी है ही सही, अगले चैप्टर में भी पूरा का पूरा 70 to 80% इसका यूज होगा अलग अलग थ्योरम्स को प्रूव करने के। इस एक्सरसाइज में तो ज्यादा ही होगा, अगली मिड पॉइंट थ्योरम वाले एक्सरसाइज में फिर भी थोड़ा कम है यूसेज, इसमें ज्यादा। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। तो बाय सिंप्लिसिटी क्या निकालूंगा मैं, दो एंगल्स को इक्वल निकाल लूंगा, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए को 3 लेटर में वही लिखूंगा जो ट्रायंगल का नाम है DAB, एंगल DAB इक्वल टू उधर क्या लिखूंगा 3 लेटर में इस एंगल को, एंगल CBA बाय सिंप्लिसिटी। डन, ये तो इस क्वेश्चन का एक फेज कंप्लीट हुआ, दोनों एंगल बराबर आ गए। अब दोनों का सम 180 कर दूं तो दोनों 90-90 हो जाएंगे ना। सेकंड पेज पे चलें क्वेश्चन के, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल, ये तो पैरेललोग्राम है तो इन दोनों को पैरेलल करके इसको ट्रांसवर्सल बनाएंगे। चले नेक्स्ट पार्ट पे, तो एक काम करूंगा ऊपर वाला डिलीट कर दूं, ये गिवन और टू प्रूव ही नहीं लिखा क्या, तो डिलीट कर देता हूं ताकि फिर फिगर यही रहेगा ना, नहीं तो फिर फिगर से देख देख के करेंगे तो मजा आएगा। ये पार्ट डिलीट कर देते हैं। नाउ ABCD is a parallelogram given, ABCD is a parallelogram given है ना, given, ओके, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। सो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड पैरेलल भी होंगी, तो मैं कौन से आमने सामने की साइड पकड़ रहा हूँ, AD और BC। वैसे तो AB और TC भी पैरेलल होंगी, लेकिन अभी मैं उसको नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ट्राइंगल उठाया है उसके हिसाब से दोनों को पकड़ना जरूरी है। तो AD पैरेलल BC, रीजन डाल दो क्यों है ये पैरेलल, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर AD पैरेलल BC है तो AB इज द ट्रांसवर्सल, है ना, एंड AB इज द, साफ साफ दिख रहा है फिगर में कि वो दोनों लाइंस को काट रहा है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटे। अब AB ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो लगा दो क्लास चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स, एंगल DAB प्लस CBA बराबर 180, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, सो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू हाउ मच, का रीजन लिख दो यहाँ पे, स्पेस कम है थोड़ा सा, चलो डिलीट कर देता हूँ, और लिख लिया होगा इतना तो, एंगल DAB प्लस CBA इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन डाल दूंगा मैं उसके सामने, डालना आप, मैं नीचे डाल देता हूँ। क्या रीजन डालेंगे, यस, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, on the same side of transfer, ठीक है, ओके, कोई डाउट। अब जो पहले हमने इसको प्रूव किया था उसको तो ले लो इक्वेशन 1, देखो DAB और CBA बराबर है, इसको तो ले लो इक्वेशन
1 और दोनों का सम 180 है, इसको ले लो इक्वेशन 2। समझे कि क्या कहा मैंने? और 1 और 2 दोनों को मर्ज करूं, समझ आया? 1 और 2 में दोनों को मर्ज करूं तो दोनों की वैल्यू 90 90 हो जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों एंगल 90 90 हो जाएंगे। एंगल DAB बराबर एंगल CBA बराबर 180 का आधा, यानी कि 90 डिग्री ईच। डन? यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब सुनो एक और चीज, कर दूं इसको डिलीट? अरे ये तो कर दूं। हाँ जी, तो दो एंगल हो गए 90 डिग्री, लेकिन मुझे तो चारों करने हैं। अब एक और चीज सुनो, एक सवाल है मेरे आपसे मेरा। हमने क्या सीखा? एक पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 कर दो तो रेक्टेंगल बनता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। अब मैं एक बात और कह रहा हूँ, वो बताना ट्रू है या फॉल्स, और एग्जाम में भी आती है बात जो मैं कहने वाला हूँ। एक पैरेललोग्राम का केवल एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ट्रू या फॉल्स? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? हाथ खड़े एक बार और। एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दें, ओनली वन, चार नहीं, ओनली वन, इट विल फॉर्म ए रेक्टेंगल। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? भाई चारों 90 कर दें तो रेक्टेंगल है, ये तो जग जाहिर है। फॉल्स? अरे जिसको लगता है ट्रू बोलो मत, चुपचाप हाथ खड़ा करो और पूरा ढंका हाथ खड़ा करो, कॉन्फिडेंस वाला। ये इतना इतना मत करो। ट्रू? 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 अक्षर बताओ क्यों है? क्योंकि क्लासिक लिखा है। हाँ क्यों है बताओ ट्रू? यस यस, तो दो ही हुए, उनके आमने सामने भाई। अक्षर ने एक बात कही है बहुत इंटरेस्टिंग, सुनो ध्यान से, बैठो। मैंने अक्षर को कहा कि चार में से एक एंगल 90 कर दो, तो लेट से वो एंगल ये 90 डिग्री कर दिया हमने। तो अक्षर ने एक पॉइंट तो पकड़ लिया, सर इसको 90 कर दोगे तो ये 90, वेरी गुड। लेकिन उससे भी तो दो ही हुए ना 90। इन दोनों का 90 का क्या कारण? चारों चाहिए तो बताओ कि इतना भी नहीं जाते। एंगल हम कितना है? 60। उसमें से ए और बी कितने कितने ले गए? 90 90, 180 तो ये ले गए, बचे कितना? 180 तो बराबरी बटेगा। छोटा और ज्यादा तो कम ज्यादा तो बट नहीं सकता ना। देखो इधर बी और टी मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन बराबर है ये तो पता है, बराबर है, इस चीज को गारंटी है। तो कहने का मतलब है एक पैरेललोग्राम के केवल एक एंगल को 90 करते ही सारे एंगल क्या हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं और रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमने जो यहाँ पे लिखी है ना कि दो एंगल 90 बन चुके हैं, तो आप चाहो तो बाकी दो को 90 प्रूव करो, नहीं तो हम इसी जगह पे लिख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, तो हमने तो दो कर दिए उल्टा, जो दो कर दिए तो आने सामने के वैसे भी होंगे। हाँ लेकिन ये बात क्वाड्रिलेटरल के लिए साबित नहीं होती है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 कर दूं तो वो रेक्टेंगल बन जाए, एक बात स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपके सामने का एंगल इक्वल होना इसकी गारंटी थोड़ी ना है। ये बात केवल और केवल पैरेललोग्राम के लिए है। देखो चारों एंगल 90 करते हैं तो पैरेललोग्राम के कर दो या क्वाड्रिलेटरल के कर दो, दोनों रेक्टेंगल। लेकिन केवल एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो वो चाहे पैरेललोग्राम का करो तो ही वो रेक्टेंगल बनेगा, अगर वो क्वाड्रिलेटरल का कर दो तो वो रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल देखो इधर स्क्रीन पे मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन बाकी नहीं है। देखो ये एंगल 90 नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है। तो किसी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा,
पर हाँ पैरेललोग्राम का अगर मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री कर दे तो वो रेक्टेंगल बन। स्क्वायर तो बेटा रेक्टेंगल की भी अगली कड़ी आ गई। अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल या रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली कर दो। हम अगली स्टेप पे क्यों चल रहे हैं भाई? आपने 10वीं पास कर ली तो आप 12वीं पास की बात क्यों कर रहे हो? आप ये कह सकते हो कि मैं 8वीं पास हूं 9वीं पास हूं। अब ये नहीं कह सकते मैं 12वीं पास हूं, अभी 10वीं तक ही। तो आप पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल तक पहुंचे हो, रेक्टेंगल से अगली सीधी है स्क्वायर आ रहा है, तो अगली की बात नहीं करी जाती, पिछली की बात नहीं करी जाती है। हाँ स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए अब आप रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम तीनों की बात करें, क्योंकि स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक तरीके का रोम्बस भी है, स्क्वायर एक तरीके का क्वेश्चन स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है। अब अभी के लिए तो मैं बाकी दो एंगल्स भी 90 डिग्री लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का। लेकिन आप क्या कह रहा हूं मैं, आप एक लाइन यहाँ पे क्या लिख दोगे? सो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। प्रूव हो गया कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ये बात आप बिल्कुल लिख सकते हो, एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री वो रेक्टेंगल है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं चारों करके दिखा देता हूं, कैसे करेंगे हम नाउ। तो ये दोनों एंगल 90 90 हो चुके हैं। कौन कौन से? ए पे जो बन रहा है और जो ए पे बन रहा है और बी पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सो इन क्वाड्रिलेटरल सो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, सो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी दो एंगल आ चुके हैं 90 डिग्री। तो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, अब जब मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं तो मैं एंगल को सिंगल लेटर से डिनोट कर दूंगा। कौन कौन सा आ चुका है? ए आ चुका है और देखो पहले 3 लेटर से इसलिए डिनोट कर रहे थे क्योंकि पहले ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे। अब तो मैं ओवरऑल इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं तो मान लो उसमें डायगोनल्स है ही नहीं है तो फिर सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा 90 आ चुका है? ए और बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इतना तो आ चुका है। सो एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो। और एंगल डी एंगल डी के इक्वल होगा एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का कॉमन रीजन लगाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना? हेंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस एबीसीडी एक ऐसा पैरेललोग्राम है इस क्वेश्चन में इन विच चारों ही एंगल 90 निकल गए ना? एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री निकल गए। Hence ABCD is a rectangle. Hence ABCD is a rectangle. क्योंकि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने का एक ही जरिया है। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने का कितने जरिए हैं? 2। बताओ 2 जरिए कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के 2 तरीके कौन से हैं? एक तरीका है सारे एंगल इक्वल करो, एक तरीका है डायगोनल्स इक्वल करो। एक तरीका है सारे एंगल्स इक्वल करो, एक तरीका है डायगोनल्स इक्वल करो। डायगोनल्स इक्वल करने की बात वो कह रहा है तो एंगल्स इक्वल मैंने कर दिए। अगर वो एंगल इक्वल करने की बात कहता, वो ऐसे कहता कि एक पैरेललोग्राम के सारे एंगल इक्वल कर दे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो फिर मैं डायगोनल इक्वल करके उसको रेक्टेंगल प्रूव करता। 2 ही तरीके, वो ये बात करेगा तो मैं इस तरीके से आऊंगा, वो ये बात करेगा तो मैं उस तरीके से जाऊंगा। समझ आया? बैक पैक करने के इंस्ट्रक्शंस मिल गए क्या? हाँ, बैक में नोटबुक कहाँ है तेरी? तो अंदर क्यों गई? जब बैग पैक करते हैं तो ही शायद हम अंदर रखते हैं। वो तो कुएं में कूदेगा, तू भी कूद जाएगा उसके पीछे पीछे। बोल। उसको तो अभी मैं मुर्गा बनाता हूँ, फिर तेरे को बना दूं, और उसको तो मैं अभी 0 दूंगा एग्जाम में, तेरे को भी दे दूं। तेरे को दिया था, दोबारा दे देता हूँ। एक्सेप्टेबल? तो नेक्स्ट एग्जाम में ये कम वॉट में ये जैसा भी एग्जाम लिखे उसको 0 देना है। जिसके पास भी इसकी शीट जाती है एनालिसिस के लिए, इसको कितना देना है? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? उसको 0 चाहिए, तो जो उसको चाहिए हम क्यों ना दें, है ना? तू तो कहेगा BMW भी चाहिए, वो थोड़ा दूंगा।
जो मेरे पास होगा वही दूंगा। तो नहीं, 0 तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 100 मेरे पास कम है, तो 100 तो मैं मेहनती बच्चों को ही देता हूँ। 0 मेरे पास खूब है, ले जा ऐश कर। चलो अगला क्वेश्चन कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।